चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक इज फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज अल्कोहल और फिनॉल दोनों की हम लोग देखेंगे एक साथ। केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी दोनों एक ही साथ देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लिखिए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल्स। नंबर 1 नोट करें, मैं अभी समझाता हूँ। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल्स increase with the increase in number of carbon atoms due to increase in van der Waals force, due to increase in van der Waals फोर्स। देखो एक चीज़ समझो, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जैसे हमारे पास एक ये अल्कोहल है CH3OH, एक अल्कोहल ये है C2H5OH और एक अल्कोहल है C3H7OH, एक और ले लीजिए C4H9OH। तो ये क्या है? मीथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल। ये 3 कार्बन का है, 4 कार्बन का, ये 1 कार्बन, 1 कार्बन है इसमें, 2 इसमें, 3 इसमें, 4। तो नंबर ऑफ एटम्स आर इंक्रीजिंग देयर। तो जब नंबर ऑफ एटम्स बढ़ रहे हैं, कार्बन के एटम नहीं, हाइड्रोजन के भी बढ़ रहे हैं, बोलो। तो आप इधर की तरफ जाएंगे तो नंबर ऑफ एटम्स बढ़ रहे हैं, तो एटम बढ़ रहे हैं तो उनका मास भी बढ़ेगा। मॉलिक्यूल्स का क्या बढ़ेगा? मास। और मैं आपको बता चुका हूँ जैसे जैसे मॉलिक्यूल्स में मास बढ़ता जाता है वैसे वैसे उनका वैन डर वाल्स फोर्स बढ़ता जाता है, ठीक है। और जैसे जैसे वैन डर वाल्स फोर्स बढ़ेगा उनका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता जाएगा। आपको याद है मैंने आपको ये पॉइंट बताया था कि जैसे सपोज करो दिस इज सम लिक्विड और ये क्या है? दीज आर दी लिक्विड पार्टिकल्स। अब यहाँ पे क्या होगा? लिक्विड पार्टिकल्स के बीच में एक फोर्स लग रहा है ना। नॉर्मली एक फोर्स लगता ही है सारे लिक्विड पार्टिकल्स के बीच में और सॉलिड पार्टिकल्स के बीच में भी लगता है। अभी हम लिक्विड पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, तो सपोज करो लिक्विड पार्टिकल्स के बीच में एक फोर्स लग रहा है, जिस फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? वैन डर वाल्स फोर्स। क्या कहेंगे? वैन डर वाल्स फोर्स। अब क्या होगा कि अगर ये वैन डर वाल्स फोर्स वीक है, ये फोर्स कैसा है? वीक है, तो थोड़ा ही हीट करेंगे तो ये फोर्स क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, और टूट करके ये पार्टिकल जो हैं दे विल गो आउट इन द फॉर्म ऑफ वेपर। बोलो, बता रखा है नहीं बता रखा? तो अगर फोर्स वीक है तो थोड़ा हीट करने पर फोर्स ब्रेक होगा, वैन डर वाल्स फोर्स, और पार्टिकल वेपर में चले जाएंगे। थोड़ा ही गर्म करने पर वेपर में चेंज हो गया तो बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा? कम। और अगर यहाँ वैन डर वाल्स फोर्स जो लग रहे थे अगर ये स्ट्रॉन्ग है तो हमें बहुत ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी, तब जाकर के ये फोर्स ब्रेक होंगे और तब जाकर पार्टिकल वेपर की फॉर्म में जाएंगे, और तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कैसा हो जाएगा? हाई। तो वैन डर वाल्स फोर्स वीक है तो बॉइलिंग पॉइंट कम, वैन डर वाल्स फोर्स स्ट्रॉन्ग है तो बॉइलिंग पॉइंट होगा ज़्यादा। बोलो, ये बात बता चुके हैं। और वैन डर वाल्स फोर्स की स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है? इट डिपेंड अपॉन दी मॉलिक्यूलर मास, जो हमारे पार्टिकल्स हैं उनके मास पे। अगर मास ज़्यादा होगा तो वैन डर वाल्स फोर्स की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, मास कम होगा तो स्ट्रेंथ कम होगी। तो सिंपल सा लॉजिक है। इधर से इधर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है? नंबर ऑफ एटम्स बढ़ रहे हैं तो इनका मास बढ़ेगा, तो वैन डर वाल्स फोर्स की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, और जब वैन डर वाल्स फोर्स स्ट्रॉन्ग होंगे तो ज़्यादा हीट देना पड़ेगा उनको बॉईल करने के लिए, तो बॉइलिंग पॉइंट भी इनका क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा इस तरीके से। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बोलिए, तो ये हो गया आपका नंबर 1। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल क्या होगा? इंक्रीज होगा विद द इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम। क्यों? क्योंकि वैन डर वाल्स फोर्स बढ़ रहा है, ठीक। अब आते हैं हम सेकंड नंबर पे, इसको नोट करो। हाँ जी, तो ये इसमें नोट करें कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल्स, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल्स डिक्रीजेज with the increase in branching। देखो इस तरह का टॉपिक भी मैं आपको बता चुका हूँ हेलो एल्किन हेलो एरीन में। जरा समझो इसको, इस पॉइंट को हम लोग समझते हैं विद द हेल्प ऑफ वन एग्जांपल। देखो जैसे मान लो मेरे पास एक अल्कोहल है CH3 CH2 CH2 और CH2OH। ओके, व्हाट इज दिस? दिस इज एन ब्यूटाइल एल्कोहल। 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल एल्कोहल है ये।
एक मेरे पास और है CH3 और दिस इज व्हाट CH2OH। ये भी ब्यूटाइल एल्कोहल है बिकॉज नंबर ऑफ कार्बन इज अगेन 4, लेकिन इसको मैं क्या बोलूँगा, दिस इज आइसोब्यूटाइल एल्कोहल। मालूम है ना आइसो क्यों लगता है, जब इधर या इधर साइड से कहीं से भी क्या आ जाए मिथाइल ग्रुप। एक और समझिए CH3 और इसे मैं नियो ब्यूटाइल एल्कोहल भी बोल सकता हूँ या 3 डिग्री ब्यूटाइल एल्कोहल भी बोल सकता हूँ। व्हाट कैन आई कॉल इट, 3 डिग्री ब्यूटाइल एल्कोहल। ठीक है, अब एक चीज़ समझने की कोशिश करो जरा, देखो तीनों ही एल्कोहल हैं, तीनों में नंबर ऑफ एटम्स एकदम बराबर है। नंबर ऑफ कार्बन एटम यहाँ 4 है, वहाँ भी 4 4 कार्बन है, वहाँ भी 4 कार्बन है। आप काउंट कर सकते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स भी बराबर होंगे। तो इस हिसाब से क्या होगा कि क्योंकि तीनों में नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इक्वल, बिकॉज ऑफ दैट व्हाट विल हैपन कि तीनों का मॉलिक्यूलर मास कैसा होगा, बराबर। उसके हिसाब से तो तीनों का वैन डेर वाल्स फोर्स भी बराबर, और उसके हिसाब से तो वैन डेर वाल्स फोर्स तीनों में बराबर होगा तो इनका बॉइलिंग पॉइंट भी बराबर होगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा। जब बॉइलिंग पॉइंट इन तीनों के चेक करे गए तो पता चला कि जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती गई बॉइलिंग पॉइंट घटते चले गए। तो इसमें सबसे कम ब्रांचिंग है, इसमें ब्रांच 1 बनी हुई है और इसमें 2 ब्रांच बनी हुई हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर जब प्रैक्टिकली चेक किया गया तो क्या मिला, ये था, दिस वाज द ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल डिक्रीज। एल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो घटेगा, कब घटेगा, विद द इंक्रीज इन ब्रांचिंग, जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी। क्यों, ब्रांचिंग बढ़ रही है और बॉइलिंग पॉइंट इनका घट रहा है। क्यों घट रहा है, अब ये समझो। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल डिक्रीज विद द इंक्रीज इन ब्रांचिंग ड्यू टू डिक्रीज इन सरफेस एरिया, इन सरफेस एरिया अवेलेबल फॉर वैन डेर वाल्स फोर्स। देखो इसके बारे में वैसे मैं बता चुका हूँ, अवेलेबल फॉर वैन डेर वाल्स फोर्स। देखो मैंने आपको ऐसा बताया था कि इस मॉलिक्यूल का जो शेप है वो कैसा है, कुछ इस तरीके का है। अब मान लो हमने एक कंटेनर के अंदर सारे मॉलिक्यूल किसके भर दिए, प्योर ब्यूटाइल एल्कोहल भर दिया, तो सारे मॉलिक्यूल्स का शेप कुछ इस तरह का होगा। बोलो यस और नो। ये तो एकदम लीनियर स्ट्रक्चर है। अगर हमने एक कंटेनर के अंदर प्योर क्या भर दिया, आइसोब्यूटाइल एल्कोहल, तो इस मॉलिक्यूल का शेप थोड़ा सा कैसा हो गया है, स्फेरिकल। बोलो यस और नो। और अगर मैं इसको देखूं तो ये एकदम कैसा हो गया है, दिस इज टोटली स्फेरिकल। ये कैसा है, एकदम स्फेरिकल हो गया। अब एक कंटेनर के अंदर अपने सब प्योर ब्यूटाइल एल्कोहल भरा हुआ है, तो सारे मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसा है, लीनियर। तो बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया अवेलेबल है इनको आपस में वैन डेर वाल्स फोर्स बनाने के लिए। तो इन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो वैन डेर वाल्स फोर्स लगेगा वो बहुत स्ट्रांग होगा, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी, तब फोर्स टूटेगा और तब जाके ये किस में चेंज होगा, वेपर में। तो क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा हीट देनी पड़ी बहुत स्ट्रांग वैन डेर वाल्स फोर्स को तोड़ने के लिए, इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे हाई होगा। इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा कैसा हो गया है, स्फेरिकल, है ना, थोड़ा स्ट्रक्चर कैसा हो गया है, स्फेरिकल, ब्रांचिंग बढ़ने की वजह से। तो यहाँ पे सरफेस एरिया अवेलेबल फॉर वैन डेर वाल्स फोर्स घट गया है। वैन डेर वाल्स फोर्स जो सरफेस एरिया में लगेगा वो सरफेस एरिया ही कम हो गया है। तो क्या होगा, थोड़ा ही हीट करेंगे तो वैन डेर वाल्स फोर्स टूट जाएगा, मॉलिक्यूल किस में चले जाएंगे, वेपर की फॉर्म में। तो इसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा कम होगा। थोड़ा ही हीट करने पे क्या हो जा रहा है, वेपर में चेंज हो जा रहा है। ये जो मॉलिक्यूल है ये बिल्कुल एकदम कैसा हो गया है, ऑलमोस्ट स्फेरिकल शेप में आ गए मॉलिक्यूल्स। तो इन मॉलिक्यूल्स में कितना सरफेस एरिया अवेलेबल है वैन डेर वाल्स फोर्स बनाने के लिए, बहुत ही कम। भाई जब ये दो मॉलिक्यूल, जब दो बॉल एक दूसरे के पास आएंगी बॉल्स, तो कितना सरफेस एरिया होगा आपस में टच करने के लिए, बहुत ही कम होगा। तो यहाँ पे सरफेस एरिया अवेलेबल फॉर वैन डेर वाल्स फोर्स बहुत ही कम है, तो वैन डेर वाल्स फोर्स बहुत ही वीक बनेगा। थोड़ा ही हीट मिलेगा, वैन डेर वाल्स फोर्स टूटेगा और ये किस में चला जाएगा, वेपर की फॉर्म में। तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, इसका। तो जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी सरफेस एरिया अवेलेबल फॉर वैन डेर वाल्स फोर्स घटेगा और इनका बॉइलिंग पॉइंट भी घट जाएगा। ठीक है ना। तो ये था आपका। तो ये दोनों पॉइंट्स को नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो थर्ड पॉइंट लिखें जरा, एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। अभी समझाते हैं। हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट
ड्यू टू दी, एक काम करो, ऐसा करो, एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स, ऐसे करो, एल्कोहल एंड फिनॉल्स ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ, ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर H bonding have higher boiling point than expected। देखो, एक बात का हमेशा याद रखना, ऐसा कोई भी लिक्विड जिसके मॉलिक्यूल्स के बीच में H बॉन्डिंग बन रही हो, उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं उससे ज़्यादा ही होता है। ठीक है, ये बात हम लोग 11th क्लास से पढ़ रहे हैं। एक बार और सुन लो मैंने क्या बोला है, ऐसा कोई भी लिक्विड जिसके पार्टिकल्स के बीच में क्या लग रहा हो, इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग, है ना, 11th में पढ़ाते हैं H बॉन्डिंग। तो किसी भी लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में अगर H बॉन्डिंग लग रहा है तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं उससे ज़्यादा ही होता है। अब ऐसे ही एल्कोहल में भी H बॉन्डिंग लग रहा है और फिनॉल में भी लग रहा है। कैसे लग रहा है देखो जरा, देखो जैसे कि मान लो ये हमारे पास है इधर ROH, व्हाट इज दिस, एल्कोहल है ROH, और ऐसे ये एक और गया एल्कोहल, और दिस इज अगेन व्हाट, एल्कोहल। अब यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो इस पे थोड़ा नेगेटिव, इस पे थोड़ा पॉजिटिव, इस पे पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव। अब क्या होगा, इस एल्कोहल का हाइड्रोजन और इस एल्कोहल के ऑक्सीजन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है ना, और ऐसे यहाँ पे लग जाएगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग। तो क्योंकि एल्कोहल्स में क्या लग रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग, उसकी वजह से क्या होगा, एल्कोहल्स का बॉइलिंग पॉइंट जितना हम एक्सपेक्ट करेंगे उससे ज़्यादा ही निकलेगा। सिमिलरली व्हाट हैपन्स, जैसे कि अगर मैं बात करूं फिनॉल्स के बारे में, ठीक है, दीज आर फिनॉल्स। अब यहाँ भी आप देख सकते हैं सेम चीज़ यहाँ भी आ रही है, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, थोड़ा नेगेटिव थोड़ा पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव। फिर क्या होगा, इनके बीच में क्या लगने वाला है, इनके बीच में लगने वाला है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को भी मैं क्या कहूँगा, इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग। जब दो मॉलिक्यूल के बीच में H बॉन्ड बनता है ऐसे क्या कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग। तो एल्कोहल और फिनॉल दोनों में क्या लगता है, इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग, जिसकी वजह से इनके बॉइलिंग पॉइंट एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा होते हैं। बात समझ में आ रही है, नोट करिए इसको, दिस इज थर्ड पॉइंट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट करिए, फोर्थ पॉइंट। देखो पहले लिख लो फिर समझाते हैं। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ H बॉन्डिंग, alcohols have higher boiling point as compared to compounds of comparable molecular mass। देखो इसको हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। देखो मेरे पास तीन कंपाउंड हैं, जैसे एक तो ये है CH3 CH2OH, ठीक है, और एक कंपाउंड है हमारे पास CH3O CH3, और एक कंपाउंड और भी है वो ये वाला है CH3 CH2 CH3। अब अगर तीनों का मुझे मास बताना हो तो क्या होगा, जरा देखो एक सेकेंड। मॉलिक्यूलर मास, तीन कंपाउंड है ना, एल्कोहल ये ईथर होता है ROR, ये दिस इज एल्किन, तो तीनों का मास बताइए आप मुझे। देखो कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन 3 हो जाएगा, तो 12 और 3 15। ऐसा करो पहले कार्बन का काउंट कर लो, है ना, तो 12 और 12 24 और 16 30, नहीं 24 और 16 40 41, और ये 43 और 3 46, 46 हो गया। इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है, 46 म्यू। इसका काउंट करो जरा, 12 और 3 15 और 15 30 और 16, दिस इज अगेन 46। तो इसका जरा काउंट कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 15 और 15 30
और 45 में से कम करो 44, इसका जो 44 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गए तीनों के मॉलिक्यूलर मास। अब मैंने आपको अभी क्या बताया था सबसे पहले कि जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ते हैं तो वैन डर वाल्स फोर्स बढ़ता है, वैन डर वाल्स फोर्स की स्ट्रेंथ बढ़ती है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। अगर उस रूल को यहाँ अप्लाई करें तो तीनों का मॉलिक्यूलर मास लगभग कैसा है, इक्वल है, तो तीनों के अंदर वैन डर वाल्स फोर्स जो लगेगा वो भी बराबर होगा, तो उस हिसाब से तीनों का बॉइलिंग पॉइंट भी इक्वल होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, लेकिन जब एक्सपेरिमेंटली चेक किया गया तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका निकला, अल्कोहल का। क्यों? क्योंकि इसमें इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग है जो कि किसी और में नहीं है। बात समझ पा रहे हैं? देखो इसको ऐसे समझिए, पहले तो मैं आपको इन तीनों का बॉइलिंग पॉइंट बता देता हूँ। 351 केल्विन, 238 केल्विन और 231 केल्विन। तो देखो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है, इसका है। इन दोनों का तो लगभग बराबर सही है, सबसे ज्यादा इसका है। तो क्यों है, तीनों का मॉलिक्यूलर मास तो बराबर है, तीनों में वैन डर वाल्स फोर्स बराबर होगा, तो उस हिसाब से तीनों का बॉइलिंग पॉइंट भी इक्वल होना चाहिए। लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा इसका है क्योंकि इसमें वैन डर वाल्स फोर्स के अलावा एक एक्स्ट्रा फोर्स और लग रहा है, जिसे मैं क्या बोल रहा हूँ, H बॉन्डिंग। तो जब भी किसी कंपाउंड में H बॉन्डिंग हो तो उस कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट अपने ही बराबर मास वाले कंपाउंड से ज्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि इनमें वैन डर वाल्स फोर्स के अलावा एक एक्स्ट्रा फोर्स और लग गया, कौन सा, H बॉन्डिंग, जिसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा हीट देना पड़ेगा, तब जाके फोर्स टूटेंगे और पार्टिकल किस फॉर्म में निकलेंगे, वेपर की फॉर्म में। तो पॉइंट क्लियर है कि H बॉन्डिंग की वजह से अल्कोहल्स का बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। किससे ज्यादा होगा, एज कंपेयर टू कंपाउंड्स ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास, अल्कोहल्स के बराबर मास वाले दूसरे कंपाउंड से ज्यादा हाई होगा। कोई दिक्कत है इसमें? तो ये पॉइंट हो गया आपका एक। ठीक है, चलिए पॉइंट 5 में आपको यही बता देता हूँ। देखो एक चीज ऐसे समझो कि अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स, देखो ऐसा होता है कि जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नॉट सॉल्यूबल इन वाटर। ठीक है, याद रखना इस पॉइंट को। ओनली दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड आर सॉल्यूबल इन वाटर विच कंपाउंड कैन फॉर्म H बॉन्डिंग विद वाटर मॉलिक्यूल। याद, बात समझ में आ रही है? ज्यादातर क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्यूबल होते हैं, है ना, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड ज्यादातर इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट या वाटर वगैरह में मतलब सॉल्यूबल होते हैं। लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड भी वाटर में सॉल्यूबल हो सकते हैं, सिर्फ एक ही केस में। वो कब, जब कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर मॉलिक्यूल के संग क्या बना रहा हो, H बॉन्डिंग। ठीक, तो अल्कोहल और फिनॉल दोनों ही वाटर मॉलिक्यूल के संग क्या बनाते हैं, H बॉन्डिंग। दैट इज व्हाई अल्कोहल एंड फिनॉल बोथ आर सॉल्यूबल इन वाटर। तो मैं क्या लिखूंगा, अल्कोहल एंड फिनॉल बोथ आर सॉल्यूबल इन वाटर, because they form H bonding with water molecules। देखो जरा इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि ये है हमारे पास, दिस इज वाटर, अल्कोहल ROH, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास है दिस इज वाटर मॉलिक्यूल। अब आपको मालूम है कि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो इस पे नेगेटिव और इस पे क्या आ जाएगा, थोड़ा पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो इन दोनों पे क्या आ जाएगा, थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव चार्ज, और ये आ जाएगा नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को कौन खींच ले जाएगा, ऑक्सीजन। अब यहाँ पे क्या होगा, ये ऑक्सीजन इसके संग भी अट्रैक्ट होगा और इसके संग भी अट्रैक्ट होगा, और ये जो फोर्स लग रहा है इसी को मैं क्या कहूँगा, H बॉन्डिंग। तो आप देख सकते हैं कि अल्कोहल मॉलिक्यूल इज फॉर्मिंग H बॉन्डिंग विद वाटर मॉलिक्यूल, इसीलिए अल्कोहल क्या होगा, पानी के अंदर सॉल्यूबल होगा। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया आपका। ठीक, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, ये बात तो हो गई कि अल्कोहल और फिनॉल दोनों ही वाटर के अंदर सॉल्यूबल हैं, क्योंकि वो दोनों ही वाटर के साथ क्या बना रहे हैं, H बॉन्डिंग। लेकिन एक बात समझ लो, ठीक है, देखो पॉइंट ये है, नोट में आपको बता देता हूँ कि जो अल्कोहल है उसका फॉर्मूला क्या है, ROH। तो इस ROH में वाटर के संग H बॉन्ड बना कौन रहा है, OH ही तो बना रहा है, O बना रहा है, या मैं पूरा बोलूँ तो OH बना रहा है, R का तो कोई मतलब नहीं है H बॉन्डिंग से। तो जो OH है ना, OH ये वाटर के संग H बॉन्डिंग बना रहा है और R नहीं बना रहा है, तो ये H बॉन्डिंग बना रहा है, तो इसी की वजह से वाटर में सॉल्यूबल होता है अल्कोहल, और यही वाला जो OH है ये वाटर से जुड़ जाता है। तो इस वाले पार्ट को मैं क्या बोलूँगा, दिस इज हाइड्रोफिलिक पार्ट। ये पार्ट कैसा है, हाइड्रोफिलिक, और ये वाले पार्ट को मैं क्या बोलूँगा, दिस इज हाइड्रोफोबिक।
क्योंकि ये वाटर के संग कनेक्शन नहीं बैठ रहा है इसका कोई। अब होगा क्या कि एल्कोहल्स में जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ेगा, यानी कि हाइड्रोफोबिक जो पार्ट है वो बड़ा होता जाएगा, वैसे वैसे एल्कोहल्स की जो पानी के अंदर सॉल्युबिलिटी है वो कम होती चली जाएगी। नहीं समझ पा रहे? जैसे कि इसको मैं देखो आपको बताता हूँ। जैसे मान लो हमारे पास ये है, एक CH3OH है और एक ये है CH3 CH2 CH2 और OH। अब आप ये देखो, यहाँ पे ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है और यहाँ इतना बड़ा हाइड्रोफोबिक पार्ट है, यहाँ हाइड्रोफिलिक कितना है और यहाँ हाइड्रोफिलिक कितना है। तो इस मॉलिक्यूल का लगभग 70-80% पार्ट जो है वो हाइड्रोफोबिक है और इस मॉलिक्यूल का लगभग 50% पार्ट मान लो हाइड्रोफोबिक है, 50% हाइड्रोफिलिक है। तो पानी में ज़्यादा सॉल्युबल कौन होगा? ये वाला, क्योंकि इसका 50% पार्ट जो है वो कैसा है? पानी से जुड़ने वाला है। इसका केवल 20-30% पार्ट ऐसा है जो पानी के संग बॉन्ड बनाएगा, H बॉन्डिंग, और जिसकी वजह से ये पानी में घुलेगा। तो जैसे जैसे R का साइज बढ़ेगा वैसे वैसे एल्कोहल्स का वाटर के अंदर सॉल्युबिलिटी कम होता जाएगा। ठीक है, आप यहाँ तक नोट करिए, यहाँ तक, फिर मैं आपको ये नोट लिखवा देता हूँ। जरा नोट में लिखिए, यहाँ तक नोट कर लिया ना? उसके बाद लिखो द सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्कोहल्स, लिखो द सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्कोहल्स इन वाटर डिक्रीजेज, द सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्कोहल एंड फिनॉल भी जोड़ दो भले ही उसमें, द सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स, द सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स इन वाटर डिक्रीजेज with the increase in size of alkyl or aryl group, with the increase in size of alkyl or aryl group। ठीक है, क्योंकि एल्काइल और एराइल ग्रुप कैसे होंगे? हाइड्रोफोबिक, और जैसे जैसे हाइड्रोफोबिक पार्ट का साइज बढ़ेगा एल्कोहल और फिनॉल का वाटर के अंदर सॉल्युबिलिटी कम होता जाएगा।